हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए आप लोग प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच को कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को शुरू किया था और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की क्लास को भी शुरू किया था। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 15 क्लासेस हो चुकी हैं और इकोनॉमिक्स में 5 क्लासेस हुई थी, जो समय न मिल पाने की वजह से और थोड़ा वाईफाई का इशू था, इसलिए वो क्लासेस आज नहीं आ पाई। और साथ ही साथ जो डेली टारगेट की आप सीरीज कर रहे हैं संकल्प बैच की, टारगेट नंबर 21 जो कल मैंने आपको दिया था, उसके बारे में आज आपको जो टारगेट वीडियो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसकी सारी अपडेट मैंने आज टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। आप जो है कि देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्कशन ग्रुप में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी कड़ी में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमारा कल कंप्लीट हुआ था। ये पूरी तरीके से प्री और मेंस के फाउंडेशन बैच से संबंधित है, जो आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इस नोट्स में स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल किया गया, टॉपर्स के नोट्स को शामिल किया गया, साथ ही साथ दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया और मेरे भी नोट्स इसमें इंक्लूड है। और इसको हैंडरिटन नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया, जिसमें हम लोगों ने कल इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे उसके बारे में पढ़ी, कुछ चीज़ों के बारे में, और वहीं पर हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का जो वर्गीकरण था, जिसको हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल के डिवाइडेशन के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा और ताम्रपाषाण काल को पढ़ा। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ का प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, इवन कि सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी का भी, और उसके साथ जो मेंस में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, कि उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सभी की जानकारी आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। और अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, वहां पर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और ये बता दूं कि ये पूरी पीडीएफ आपको पेड मिलेगी, चाहे वो केवल हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी या फिर साइंस या इन्वायरमेंट या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के नोट्स आपको जो है कि पीडीएफ के तौर पर जो हैं वो पेड हैं, बहुत ही कम प्राइस में, लेकिन सबकी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर आप क्लासेस भी देखकर अपने नोट्स बना सकते हो या फिर उसकी तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक में अगर आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जा रहा है, और हड़प्पा सभ्यता को लेकर कहा जा रहा है कि ये लगभग 2350 से लेकर 1750 बीसी तक ये डेवलप रही। कहने का मतलब है कि एक मोटी मोटा आंकड़ा अगर ले लिया जाए तो लगभग ये जो है कि 600-700 वर्ष जो है कि ये सभ्यता विकसित रही। 600-700 सालों तक इन्होंने शासन किया। हड़प्पा सभ्यता में जो है कि सारी कार्य प्रणाली चली। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी तथ्य आते हैं कि जैसे ही आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ, तो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विघटन हो गया या उसका विनाश कर दिया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब इसमें जिम्मेदार थी। तो ये अलग अलग जो कंटेंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को जानेंगे कि किन आधारों पे हम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अभी इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पाषाण सभ्यता थी, जो कहीं ना कहीं पाषाण काल था। पत्थरों के औजार थे, जिसमें बड़े पत्थर थे, क्रोड वगैरह, और छोटे पत्थर थे, शल्क वगैरह, जो मध्य पाषाण काल में डेवलप हुए, विकसित हुए। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं पाषाण के साथ तांबे का जब उपयोग किया जाने लगा इन सब आदि मानवों के द्वारा, तो हमने उसे ताम्र पाषाण यानी तांबा और पाषाण का युग कह दिया। लेकिन आगे चलकर आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हो कि जब इन हड़प्पा वासियों ने इस तांबे धातु में पाषाण को हटा के, यानी पत्थर को हटा के टिन जैसे धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो एक नई धातु का निर्माण किया, जिसका नाम था कांस्य या कांसा भी आप इसे कह सकते हो। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक तांबा और टिन का प्रयोग किया जाता था, बहुतायत में, मिश्रित रूप में किया जाता था, जिसको कांस्य या कांसा भी कहा जाता था। इसी आधार पे इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। दूसरी एक विशेषता थी कि यह एक नगरीकृत सभ्यता थी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल में ही जब नवपाषाणिक संस्कृति होती है, नवपाषाणिक काल आता है, जिसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और कृषि एक जगह होने पर लोगों ने उसी कृषि के आसपास अपना घर बनाना शुरू कर दिया, यानी ग्रामीण व्यवस्था भी देखने को हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति रहती है। ताम्र पाषाण काल में भी जोरवे हो गई, बनास संस्कृति हो गई, ये सभी की सभी ग्रामीण संस्कृतियां थी जो गांव के रूप में विकसित थी। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि नगरीय सभ्यता से युक्त एक हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिला। यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ
कि आप किसको नगरीय सभ्यता कहोगे, किसको ग्रामीण सभ्यता कहोगे। भाई कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं थी और जबकि नवपाषाणिक मतलब हड़प्पा पाषाणिक जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। एक बेसिक अंतर है कि ग्रामीण सभ्यता मुख्य रूप से जो कृषि के कार्य होंगे ये देखने को मिलेंगे, पशुपालन के कार्य देखने को मिलेंगे। ग्रामीण संरचना जो है कि एक जैसी देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से उसमें या तो किसान होंगे या तो फिर महाजन होंगे, जमींदार जिसको हम कह सकते हैं। यही 2-3 वर्ग देखने को मिलते हैं। लेकिन शहरी व्यवस्थाओं में अगर, और दूसरा किसानों में यानी जो कृषि व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था, वहाँ पे सामान्यतः कच्चे घर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम नगरीय सभ्यता की ओर आते हैं तो हमें पक्की ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में जो है कि जल निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती है, सीवेज की व्यवस्था देखने को मिलती है, सड़कों का आवागमन देखने को मिलता है यातायात करने के लिए। बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग देखने को मिलते हैं जो अलग अलग वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगे होते हैं, केवल कृषि में नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो ये एक नगरीय सभ्यता कहलाती है। और लगभग हड़प्पा सभ्यता की ये जो संस्कृति थी इसमें ये सारे गुण देखने को मिल रहे थे। चाहे वो सड़क की बात कर लो, चाहे परिवहन की बात कर लो, चाहे वो जल सुरक्षा की बात कर लो या पर्यावरण सुरक्षा की बात कर लो, या प्रकृति की पूजा की बात कर लो, विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक वर्ग थे उनकी बात कर लो, ये सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते थे। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जल निकासी की प्रणाली इनकी बहुत ही एडवांस लेवल की थी और जल संरक्षण पर ये मुख्य रूप से फोकस करते थे, जिसके प्रमाण है कि धौलीवीरा में विभिन्न प्रकार के जलाशयों के भी निर्माण हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसी भी सभ्यताएं या कुछ ऐसे भी प्रमाण देखने को मिले जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण काल के समकालीन भी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जा रहा था टिन के साथ, और मिश्रित रूप में कांसा बनाया जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है दोस्तों। क्या प्रश्न आता है? सामान्यतः यूपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु का नाम बताइए। अब आप लोग क्या करते हो, तुरंत सबसे पहले कांसा पे टिक लगाकर चले आते हो और फिर एग्जाम से बाहर निकलने के बाद फिर कहते हो अरे यार ये तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि आप एक चीज ये समझो ना, भारत में प्राकृतिक रूप में ताम्र पाषाणिक सभ्यता में तांबा सबसे अधिक मिलता था और उसी राजस्थान के आसपास, गुजरात के आसपास, कुछ पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के आसपास, कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास तांबे की जो है कि अधिक मात्रा में उपलब्धता थी। लेकिन बाहर से खासकर आयात किया जाता था अफगानिस्तान से टिन को, तो टिन को तांबे के साथ मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। अब मुझे एक बात बताओ, जो वस्तु आप आयात कर रहे हो और जो वस्तु आपके यहाँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तु की। और हमारे यहाँ तांबा जो है कि पहले से ही उपलब्ध था, उसमें थोड़ी मात्रा में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इसीलिए आपका उत्तर होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रयुक्त होने वाली धातु है वो कांसा नहीं बल्कि तांबा हो जाएगा। हालांकि कांसा का प्रयोग करते थे लेकिन सर्वाधिक रूप में नहीं। और आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पाएंगे कि ये पूरा क्षेत्र तांबा कहलाता था और ये थोड़ा सा क्षेत्र कांसे का था। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ पे नगरीय सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि किसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की हम क्लास में हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और आप देखोगे कि किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता एक क्रोनोलॉजी के साथ, एक इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई नगरीय सभ्यता के जो मैंने बताए थे कि सड़क का विकास हो गया, जलमार्गों का विकास हो गया, जल निकासी का विकास हो गया, व्यापारी वर्ग का विकास हो गया, तो इसी में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का विकास हो रहा था वो एक विकसित नगर निर्माण योजना को दर्शाता है। कि एक विकसित नगर किसे कहोगे? जैसे आप मेट्रो सिटीज़ की बात करते हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हो या बड़े बड़े शहरों की बात करते हो, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहली, यातायात के आधार पर बहुत बढ़िया सड़कें होती हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवे होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं। दूसरा, वहाँ पे जल निकासी, सीवेज की व्यवस्था अच्छी होती है, सेफ्टी टैंक वगैरह बने होते हैं। तीसरा, वहाँ पर आप देखोगे विभिन्न प्रकार के व्यापारी वर्ग होते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि विकसित नगर निर्माण की योजना दर्शा रहा था ये। और नगरों का जो विन्यास था दोस्तों, ये 2 तरीके का था, एक पश्चिमी भाग कहलाता था और एक पूर्वी भाग। मान लेते हैं कि ये अगर कोई नगर का डेवलपमेंट हुआ है, एक विकास हुआ है, जिसमें एक आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा, एक आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी भाग था वो गढ़ी या दुर्ग के रूप में, अर्थात एक किले के रूप में ऊपर का हिस्सा हुआ करता था, जमीन पर ऊपरी भाग होता था, जहां पे सामान्यतः
शासक वर्ग के लोग रहते थे, यानी राजा रहते थे, राजा के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री रहते थे, कुछ पदाधिकारी रहते थे, राजा का एक परिवार रहता था, वंशज रहते थे। ये सभी लोग दुर्ग या गढ़ी में रहते थे। दुर्ग का मतलब किले में रहते थे और किले में काफी वो सुरक्षित होते थे। इसीलिए आज आप जब राजस्थान जैसे शहरों में जाओगे, बिहार जैसे शहरों में जाओगे, तो वहां पर आप बड़े बड़े किलों को देखोगे, यानी आप गर्दन भी उठाओगे ना तो करीब 100 फीट की ऊंचाई तक पूरे वो किले होते हैं और उसमें वो लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक दूसरा हिस्सा होता था जो मैदानी क्षेत्र होता था या निचला क्षेत्र होता था, जिसमें सामान्य जनता के लोग रहते थे, जहां पे सामान्य गतिविधियां करते थे, व्यापारिक गतिविधियां करते थे, क्रय विक्रय की गतिविधि करते थे, खेती किसानी करते थे। तो यहाँ पर निचले हिस्से में पूर्वी भाग के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा शहर अपवाद रहेगा जो कि धौलीवीरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शहर का 3 स्तर पे विभाजन किया जाता है। 3 स्तर पे जो विभाजन होता है उसमें पूर्वी और पश्चिमी तो रहता ही रहता है, लेकिन एक दक्षिणी हिस्से का भी विस्तार कर दिया जाता है। तो ध्यान देना, पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर विन्यास है वो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के आधार पे है। पश्चिमी भाग में कौन रहता है, पूर्वी भाग में कौन रहता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन एक अपवाद के तौर पे धौलीवीरा को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे त्रिस्तरीय विभाजन भी पाया जाता है। अब देखो, एक और प्रश्न यहाँ पर बनाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में मौजूद थे, क्या थे भाई? गांव जो कृषि पे आधारित थे, या नगर जो गैर कृषि से जुड़े हुए थे, या महानगर, या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग पता है क्या करोगे? सेम वही कांसे वाले प्रश्न की तरह उत्तर गलत करोगे। इसका भी आप लोग बहुत जल्दी से कहोगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि गैर कृषि से जुड़ी हुई सभ्यता थी, इसलिए आप बहुत जल्दी नगर सभ्यता को लगाकर आ जाओगे। यहीं पर यह प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको देखना है दोस्तों, आप ताम्र पाषाण संस्कृति से आगे की ओर बढ़ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। और आपको भी पता है कि जब आप ये ग्रामीण सभ्यता से आगे की ओर बढ़ते हो तो अचानक से कोई शहरी विकास बहुत तेजी से नहीं कर लेते हो, बल्कि धीरे धीरे करते हो। अर्थात उसमें गांव भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जहाँ पे कृषि की जो है कि कुछ प्रमुख उपलब्धता रहती है, कृषि के साधन रहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे शहरों का एक अच्छा विकास हो जाता है, नगरों का अच्छा विकास हो जाता है, लेकिन वो कुछ जगह पे होता है। और हड़प्पा का अगर आप विकास देखोगे तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके पश्चिम में आपका ये पूरा पाकिस्तान का बलूचिस्तान वगैरह क्षेत्र आप ले सकते हो। दक्षिण में आप देखोगे कि महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूरब में आपके यूपी के आलमगीरपुर तक बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि इसका विस्तार था। और ऐसे में कुछ जगहों पे नगरों के विस्तार थे, लेकिन बाकी जगह आपको ताम्र पाषाणिक सभ्यता के ही क्या देखने को मिलते हैं, कृषि और गांव का विकास देखने को मिलता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत जो है कि ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र माना जा रहा है और बहुत बड़ा क्षेत्र है भी। उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक आप देखोगे बहुत लंबी दूरी है। इसी तरीके से पूरब से पश्चिम में भी बहुत बड़ी दूरी है। तो क्या ये भारत हमारा ग्रामीण प्रधान देश है कि नहीं? हम मानते हैं कि भाई भारत में 60% लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। भारत एक ग्रामीण प्रधान या कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं। जैसे गुरुग्राम देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देखिए, दिल्ली देखिए, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या हम भारत को शहरी देश कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। आज भी हम भारत को क्या कहते हैं? कृषि प्रधान, ग्रामीण प्रधान देश हमारा माना जाता है। सेम वही हड़प्पा सभ्यता के लिए भी था कि कुछ जगह नगरों का विकास हो जाने से हम पूरी सभ्यता को नगरीय सभ्यता नहीं कह सकते थे, केवल यह कह सकते थे कि वहाँ पे नगर के प्रमाण देखे जा रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से वो गाँवों से संबंधित थी। अब हम आगे देखते हैं कि जो नगरों का निर्माण हो रहा था वो किन आधारों पर होता था, यानी किस आधार से उसको तय किया जाता था। जैसे अगर आप देखोगे कि सामान्यतः विभाजन जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग में होता था। पूर्वी भाग में जो है कि आम जनमानस रहता था, आम जनता रहती थी, और पश्चिमी भाग में सामान्यतः गढ़ी या दुर्ग जो कि सुरक्षा दीवार से घिरा रहता था, जहाँ पे राजा या राजा के परिवार के लोग, वंशज या कुल के लोग, या फिर उसके बड़े मंत्रीगण और पदाधिकारी वर्ग के पारिवारिक लोग रहते थे। लेकिन धौलीवीरा एक अपवाद था जहाँ पे पूर्वी पश्चिमी के साथ एक दक्षिणी विस्तार भी देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय नगर प्लानिंग देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर आप देखोगे और भी नई नई चीजें, जैसे सड़कें प्रायः तो कच्ची रूप में थी, लेकिन कहीं कहीं पे पक्की सड़कों के साक्ष्य भी मिले, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें मिलते हैं। जल निकास की व्यवस्था उत्तम थी, नालियां ढकी हुई थी, जो कि ढलान वाले स्थान पर सीढ़ीदार नालियां भी होती थी। अर्थात अगर कोई क्षेत्र ढलान वाला है तो इस तरीके से सीढ़ीदार नालियां होती थी, ताकि यहाँ से पानी जो है कि उतरते हुए नीचे नाले में आके गिर जाएगा। यहाँ पे पानी जो है कि एक जगह एकत्रित नहीं होगा जिससे बीमारी फैल सके, ठीक है, तो पानी का वेग भी कम हो जाता था।
मकान का जो द्वार था, गेट, वो सड़क की ओर नहीं खुलता था बल्कि पीछे की ओर खुलता था, जिससे धूल, गंदगी और दुर्घटना से बचाव हो सके। कई बार आप देखोगे कि जब आप शहरों में कहीं जाते हो या गांव के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाते हो जहां आप कभी पहली बार जा रहे हो गाड़ी वगैरह लेके, तो अक्सर आप वहां पे गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल कर लेते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सड़कों की तरफ किसके घर हैं, किनके घरों में दरवाजा खुला हुआ है, कब कोई छोटा बच्चा सामने आ जाए या कोई जानवर सामने आ जाए या कोई बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर निकला है तुरंत जो है कि रोड पे, तो ऐसे में दुर्घटना या एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ सड़कों पे जो आवागमन हो रहा होगा, परिवहन जो चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होंगी, उनसे धूल गर्द भी उड़ेगी और वो धूल सामान्यतः घरों के अंदर प्रवेश करेगी गेट के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से। लेकिन हड़प्पा वासियों ने इसका निकास क्या किया कि अपना गेट वगैरह जो था, मेन गेट, वो पीछे की ओर रखते थे ताकि सड़कों की तरफ न खुले, जिससे दुर्घटना से भी बच सके और धूल गंदगी भी हमारे घरों में न घुस सके। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत जगह मकान हमें पक्की ईंटों से निर्मित देखने को मिले, लेकिन कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए कि कुछ ऐसे भी घर थे जो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। अच्छा, जो पकी हुई ईंटें थी उनको कैसे जो है कि एक ईंटों से दूसरी ईंटों को जोड़ा गया। जैसे आज अगर आप घर बनाते हो तो इस तरीके से एक ईंट जोड़ते हो और इस तरीके से दूसरा ईंट जब मिस्त्री जोड़ता है तो इनके बीच में एक सीमेंट और बालू का मसाला भरता है, जिसमें बालू होता है, सीमेंट होता है, पानी होता है, जो एक अच्छी क्वालिटी में बनता है। या फिर इसके नीचे अगर कोई ईंटा रखता है तो यहाँ पे कुछ मसाले को भरता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता वालों ने सामान्यतः चूने और गारे से ईंटों की जुड़ाई की थी, यानी चूना और गारा, जिसमें चूना थोड़ा सा मलबा मिट्टी वगैरह मिला के और पानी में गीला करके हल्का चिपचिपा पदार्थ बना के उससे ईंटों को जोड़ दिया था। यहाँ पे जो भवन बनते थे उस भवन में अलंकरण पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता था। जैसे आज आप देखोगे घर पे बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वॉल पेंट किया जाता है, पुट्टी की जाती है, फैन वगैरह या जो कैंसिल लाइट होती है, सीलिंग लाइट, उनमें बहुत सारी डिज़ाइनें दी जाती हैं। लेकिन पहले के घरों में इस तरीके के कोई अलंकरण पर विशेष ध्यान नहीं था। हालांकि जो ईंटें होती थी कालीबंगा से जो प्राप्त हुई हैं, वहाँ पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी उन ईंटों पे कोई ना कोई डिज़ाइन बनी होती थी। आप अगर कोई ईंट आज खरीदते हो तो सामान्यतः देखोगे ईंट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और उसके बीच में यहाँ पे ईंट के भट्ठे वाले कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे मोती भट्टा, पराग ईंट, सुदर्शन ईंट, तो इनके नाम लिखे होते हैं। तो ये हो गया ईंटों का अलंकरण। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से बस ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ पे अलंकृत ईंटें देखने को मिली, अदरवाइज हर जगह से सामान्य ईंटें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जरा एक बार भौगोलिक विस्तार भी तो जरा देख लें, कितनी दूरी में इसका विस्तार था। अब इसके बाद जरा हम इसका जो विस्तार देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा विस्तार के रूप में कि इसका जो विस्तार था, आप यहाँ पर देखोगे कि उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक का लगभग 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और उसके बाद यूपी के मेरठ में एक आलमगीरपुर जगह है जो कि हिंडन नदी के तट पर है, और साथ में पाकिस्तान के सुत कांगे डोर का जो स्थिति है लगभग 1600 किलोमीटर। तो आप देखोगे लगभग 1100 किलोमीटर लंबा और 1600 किलोमीटर चौड़ा, इतने बड़े क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। कई बार ऐसा होता है कि इसके कुछ प्रमुख शहर होते हैं जो यह पूछ लेता है कि वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुंडीगत और सोतुरघई, जिसको हम लोग कह सकते हैं सोतुघई, ये दो जो क्षेत्र हैं ये कौन से देश के अंतर्गत हैं, तो वर्तमान में अफगानिस्तान में आते हैं। कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में आते हैं। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी और कोट दीजी, ये चारों के चारों स्थल आपके सिंध के अंतर्गत आते हैं। फिर पूर्वी पंजाब जिसमें रोपड़, बारा, संघोल आते हैं, और पश्चिमी पंजाब जिसमें हड़प्पा आता है। हालांकि पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है और पूर्वी पंजाब आपका वर्तमान में इंडिया के अंतर्गत है। तो इंडिया में आपको रोपड़, बारा, संघोल मिलेगा, पाकिस्तान में आपको पश्चिमी पंजाब यानी हड़प्पा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो कि मेरठ के निकट है और हुलास जो कि सहारनपुर के निकट है, यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिला। गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो कच्छ, देसलपुर, धौलीवीरा, सुरकोटदा, काठियावाड़, रंगपुर और लोथल, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो गुजरात से संबंधित है। और बनवाली की बात करेंगे और मित्ताथल की बात करेंगे तो ये आपके हरियाणा से संबंधित है। तो आप देखोगे कि इंडिया के अंतर्गत राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सभी कुछ प्रमुख शहर थे। आगे देखते हैं अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी हैं। अब जैसे विशेषताओं के तौर पे अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है।
जैसे अगर आप देखोगे कि राजनीतिक इनकी विशेषता क्या थी। अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली आपसे मेंस का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई हड़प्पा सभ्यता का नगरीय विस्तार कहाँ तक था और उस सभ्यता में कुछ प्रमुख विशेषताओं का आप वर्णन कीजिए, और ये प्रश्न आपको 150 शब्दों में पूछ लिया जाए या 200 शब्दों में पूछ लिया जाए और आपको लिखना है, जो कि 12 नंबर का आता है यूपीपीसीएस मेंस में। तो सबसे पहले आपको राजनीतिक विशेषता लिखनी होगी कि यहाँ पर एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था पाई गई। कैसी व्यवस्था? केंद्रीकृत, अर्थात हड़प्पा का जो एक प्रमुख राजा हुआ करता था उसी के हाथ में पूरा का पूरा शासन व्यवस्था रहता था। पूरी हड़प्पा सभ्यता उसके अंतर्गत शासन करती थी, जो कि शासन का जो संचालन था मुख्य रूप से वणिक वर्ग के द्वारा किया जाता था, जो एक व्यापारिक वर्ग था। क्या था? व्यापारिक वर्ग था, क्योंकि माप तौल पद्धति एवं नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र की शासन व्यवस्था वणिक वर्गों के हाथ में थी। अगर आर्थिक विशेषताओं की बात करोगे तो ये कृषि पे आधारित जो कृषि थी वो निर्वाह मूलक कृषि थी, यानी कि केवल अपने जीवन से संबंधित जो खाद्यान्न सामग्री पैदा कर सकते हो उस पर आधारित थी। दूसरा, ये अधिशेष कृषि पर भी आधारित थी, अर्थात कुछ ऐसी फसलों का भी ये लोग प्रोडक्शन करते थे जिसका व्यापार किया जा सके, निर्यात किया जा सके, अर्थात जितने लोग वहां पे रहते थे उनसे अधिक पैदावार होती थी ताकि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल जाए और उसके बाद अधिशेष कृषि के रूप में वो फसलें बच जाएं। फिर यहाँ पे फसलें भी देखने को मिलती है। और सिंचाई के जो साधन थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो थी वर्षाधीन, यानी कि वर्षा के अधीन, जिसे हम कहते हैं कि जो वर्षा पर निर्भर होते थे कुछ क्षेत्र, जैसे अगर आप देखोगे वर्तमान का राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया, गुजरात के कुछ क्षेत्र हो गए, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आप मुख्य रूप से आप देख सकते हो कि इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर उस सभ्यता के लोगों ने कृत्रिम साधन को डेवलप किया, जैसे नहरों का निर्माण किया, कुएं का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया, जिनके माध्यम से वो सिंचाई कर सकते थे। कृषि के साथ साथ वहां पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। कैसे कह सकता हूं पशुपालन के बारे में? अगर आप देखोगे कि पशुपालन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पशुओं के नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ईटीसी, अर्थात इत्यादि ऐसे जो है कि पशुओं के नाम देखने को मिलते थे। और अब अगर मैं बात करूं, हम हड़प्पा सभ्यता से पहले ही नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पशुओं का जो है कि आगमन हो चुका था एक तरीके से। ठीक है, पशुओं का आगमन यानी पशुपालन शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता में यह और भी तेजी से विकसित हुआ, और उसके पीछे का क्या रीजन था? तो उनका एक उद्देश्य था कि पहली चीज, कृषि कार्य के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर उनके गोबर की बात करें, मलमूत्र की बात करें, जो कि एक खाद के रूप में काम कर सकती है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को विकसित कर सकती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है सिंचाई करते समय हल की जगह जो हल की आवश्यकता हो रही थी वो पशुओं के द्वारा पूरी की जा सकती थी। वहीं खाद्य आवश्यकता की पूर्ति भी होती थी। जैसे दुधारू पशु में अगर आप देखोगे, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इनके दूध का भी सेवन कर लिया जाता था। यातायात परिवहन की भी सुविधा मिलती थी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, सामान वगैरह को जो है कि ले जाने के लिए, या खुद भी जो है कि एक जगह से जाने के लिए, तो इसमें यातायात का काम हो सकता था। साथ ही साथ विभिन्न सामग्रियों का निर्माण करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, जैसे आज भी आप देखोगे तमिलनाडु की जल्लीकट्टू जो है कि परंपरा है, जिसमें घुड़दौड़ मतलब बैलों की जो है कि लड़ाई होती है। ये सारी जो है कि परंपराएं क्या है, कुछ मनोरंजन के लिए भी हो जाती है। और ये लोग मुख्य रूप से घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु फिर भी घोड़े के अस्थियों के हमें साक्ष्य मिलते हैं सुरकोटदा, गुजरात से। तो ऐसा माना जाता है कि क्या सुरकोटदा में घोड़े पाए जाते थे? तो कहीं भी इस तरीके के साक्ष्य नहीं मिले, बस उनकी अस्थियों के साक्ष्य मिले। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि फारस की खाड़ी से होते हुए गुजरात में घोड़ों का व्यापार होता रहा होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि ये घोड़े कब आते थे, किस समय इनका व्यापार किया जाता था। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि आर्थिक गतिविधियों में ही एक तीसरी महत्वपूर्ण एक्टिविटी हो रही थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं शिल्प उद्योग, अर्थात गैर कृषि कार्य। और यही तो एक मेन विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, जो नगरीय विशेषता के रूप में से स्थापित कर रही है। नगरीय सभ्यता हम कब कह रहे हैं? जब वो कृषि कार्यों से अलग हट के कुछ कार्य कर रही है, जैसे ईंट का निर्माण करना, वस्त्रों का निर्माण करना, हाथी दांत की सामग्री बनाना, मृत भांड का उद्योग अर्थात मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, और धातु उद्योग जैसे टिन धातु, तांबे धातु से समेत कोई वस्तु बना लेना, या टिन और धातु के मिश्रण से कांसा बना लेना। इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं श्रम विभाजन पर आधारित था। जिसके पास जो उद्योग का करने का हुनर था वो उसी हुनर के आधार पर अपने उद्योग को
संपन्न कर रहा था। तो और साथ ही साथ आप एक्टिविटी और देखोगे आर्थिक रूप में व्यापार और वाणिज्य की, जैसे आयात निर्यात किया जाता था, वस्त्र, लकड़ी की सामग्री, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर की माला का निर्यात होता था, जबकि सोना, चांदी, टिन का आयात किया जाता था। यातायात के साधन में आप बैलगाड़ी को भी देख सकते हो जो स्थल मार्ग पे थी, लेकिन जलीय बंदरगाहों या जल के स्तर पे देखोगे तो नाव और जहाज दोनों ही देखने को मिलते थे, जिसमें डॉकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा, जिसको हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, लोथल से हमें प्राप्त हुआ गुजरात में। माप तौल की प्रणाली भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे मोहनजोदड़ो से तराजू, लोथल से हाथी दांत के स्केल, भटखरे जिसको हम लोग कहते हैं ना लोहे के बाट वगैरह, इस तरीके की चीजें भी मिलती हैं। और विनिमय के जो साधन थे वो मुख्य रूप से वस्तु का विनिमय होता था, या तो जैसे कि गेहूं के बदले चावल ले लो, दाल के बदले अनाज ले लो, आटे के बदले जो है सब्जी ले लो, किसी भी वस्तु के बदले कोई वस्तु ले लेना। इससे क्या होता था कि वस्तु विनिमय कहलाता था। लेकिन कहीं कहीं पे व्यापार करने के स्तर पे मुद्रा भी देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भाई मुद्रा देखने को मिलती थी, इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता क्या मुद्रा से प्रचलित थी? मुद्रा किस प्रकार की थी? कौन कौन सी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था? जैसे आयताकार मुद्रा, वर्गाकार मुद्रा, उन मुद्राओं पे किस प्रकार के चिन्ह होते थे, सिंबल होते थे, जिससे पता चले कि ये हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा है। तो ये सारी चीजें भी आपको आगे मिल जाएंगी अभी। साथ ही साथ आप व्यापारिक संतुलन अगर देखोगे तो सदैव ही यह भारत के पक्ष में रहा है, अर्थात हड़प्पा वासियों के पक्ष में व्यापारिक संतुलन रहा। पांचवी एक प्रमुख विशेषता देखोगे नगरीकरण के रूप में, कि राजधानी के रूप में जो है कि प्रमुख शहरों ने काम किया, धार्मिक केंद्रों के रूप में प्रमुख शहरों ने काम किया, उत्पादन और व्यापार के केंद्र के रूप में नगरीकरण हो रहा था, बंदरगाही नगर के रूप में हो रहा था जैसे लोथल वगैरह का, सैन्य छावनी के रूप में भी इसका डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये कुछ प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी। और कृषि के स्तर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे संगठित कृषि मौजूद थी, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास आदि की खेती मुख्य रूप से प्रचलित थी। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र के उद्योग से परिचित थे, या फिर वो लोग कपास से संबंधित परिचित थे, कपास उद्योग से? तो हम कहते हैं बिल्कुल। और कई बार आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कपास भारत की स्थानिक प्रजाति है, लोकल प्रजाति है, यानी उसे कहीं से आयात नहीं किया गया, कहीं दूसरे देश से नहीं लाया गया, बल्कि भारत के लोग पहले से ही कपास की खेती करना जानते थे। इसलिए कपास पे जो हमारा अधिकार है एक तरीके से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, वो हमारा कपास पे पहले से है। और अगर आप देखोगे खेतों की जुताई के यहाँ पे साक्ष्य भी हमें देखने को मिले कालीबंगा राजस्थान से, जिससे उर्वरता अधिक होती थी, उत्पादन अधिक होता था, जिसकी वजह से अधिशेष कृषि की स्थिति आई। और जो अधिशेष कृषि थी, जो अनाज अधिक पैदा होता था, उस अनाज को रखने के लिए मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े अन्नागार के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसे आज हम लोग ड्रम कह देते हैं, कुठार कह देते हैं, जहां पर किसान क्या करता है, अपनी अनाज की फसलों को जो है उसमें सुरक्षित रख देता है, और कुछ कीटनाशक पत्तियों के रूप में नीम की पत्ती, प्याज के पत्ते या फिर प्याज वगैरह को डाल देता है, जिससे उसमें कोई फंगस या कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये सारी चीजें देख ली। लेकिन अगर मैं कहूं क्या हड़प्पा वासी चावल की खेती से प्रचलित थे, तो हम कहेंगे नहीं, चावल की खेती यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। लेकिन धान की भूसी के प्रमाण आपको लोथल से, रंगपुर से देखने को मिलते हैं, जो कि गुजरात के अंतर्गत आते हैं। तो आपने राजनीतिक व्यवस्था देख ली, किस प्रकार से वणिक वर्ग शासन कर रहा था, केंद्रीकृत व्यवस्था, और आर्थिक व्यवस्था देखी, जिसमें आपने नगरीकरण देखा, व्यापार देखा, कृषि व्यवस्था देखी। लेकिन अब हम एक तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था दोस्तों। तो समाज में भी यहाँ पे अलग अलग विभाजन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखोगे कि एक वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में द्विवर्ण की व्यवस्था भी थी और चतुर्वर्ण व्यवस्था भी मौजूद थी। द्विवर्ण का क्या मतलब था? ये सामान्यतः दक्षिण भारत में जो दैमाबाद का क्षेत्र था, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ पर मुख्य रूप से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से, ये दक्षिण भारत आपका तमिलनाडु, आंध्रा, केरल वाला नहीं, हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं ना। और हड़प्पा में सबसे दक्षिणी विस्तार क्या था? दैमाबाद में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में। तो यहाँ पर आप ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रूप में दो वर्ग देख सकते थे, द्विवर्ण जिसे हम कहते थे। वहीं अगर आप उत्तर भारत में देखोगे, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये जो राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र है, इसमें आप देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों के बारे में जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनका आधार क्या था? रंग के आधार पर भी इन्हें कहा जाता था, कर्म के आधार पर भी और जन्म के आधार पर भी इनका डिवीजन किया जाता था वर्ण व्यवस्था के रूप में। तो आपने वर्ण व्यवस्था देखी। वहीं दास प्रथा की अगर हम बात करें,
तो दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में भी किया जाता था, जिसे आज हम लोग नौकर कहते हैं, जो घर के झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, खाना बना देना, ये सब जो घरेलू नौकर होते हैं, जिनको हम लोग दास भी कहते थे हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन कुछ ऐसे भी दास थे जो आर्थिक गतिविधि या उत्पादन कार्यों में लगे रहते थे, अर्थात कंपनी में काम करते थे, कृषि के काम करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं मजदूरी करना। ये सारी प्रमाण मिलते हैं। एक प्रश्न और आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में दासों के रूप में पुरुष और महिला अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया जाता था? तो बिल्कुल, स्त्री और पुरुष दोनों को दास बना लिया जाता था, लेकिन उसके लिए 3 आधारों का प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई दास कर्जदार है या ऋणग्रस्त है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया, कुछ पैसे दे दिए खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जीवन यापन चलाने के लिए। अगर वो पैसे मेरे चुकता नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार उसे अपना दास बना सकता हूँ। उससे मैं अपने घरेलू कार्य करा सकता हूँ उस पैसे के बदले में, या फिर आर्थिक कार्य भी करा सकता हूँ। इसी तरीके से दासों की खरीद बिक्री भी हुआ करती थी। जैसे जिसके पास दास ज़्यादा है वो क्या करता था, दासों को बेच देता था। और युद्ध बंदी में भी प्राप्त होते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो समुदाय होते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, जब वो किसी बाहरी क्षेत्र पे आक्रमण करते थे तो वहाँ से स्त्री और पुरुषों को बांध के ले आते थे युद्ध बंदी के रूप में, और उन्हें दास का दर्जा देके घरेलू या फिर आर्थिक गतिविधियों में लगाते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि समाज में जरा महिलाओं की स्थिति देख लो। भाई, महिला का अध्ययन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं अध्ययन किया, वो भी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये मान के चलो कि जो मातृसत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरता के रूप में मातृ देवी की पूजा हुई, तो एक बहुत बड़े अध्ययन को आप मिस कर दोगे। और कह सकते हो कि महिलाओं के अध्ययन के बिना हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन एकाकी स्वरूप प्रदान करेगा, यानी एकांतवास जैसा, जिसमें आप अधूरा ज्ञान लेकर चलोगे। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति अच्छी दशा की अगर हम बात करें तो अच्छी दशा किसे कहेंगे? जैसे वहाँ पे पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी व्यवस्था ना थी, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात कि राजनीतिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, व्यापारिक गतिविधियों में भी उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खराब दशा की बात करें तो शिक्षा का अधिकार न होना, बाल विवाह हो जाना, पर्दा प्रथा प्रतिष्ठित हो जाना, बहुपत्नी प्रथा, यानी कि एक आदमी कई सारी पत्नियों को रख सकता था शादी करके, देवदासी प्रथा, जो मंदिरों में पूजा पाठ करती थी महिलाएं, डांस वगैरह करती थी कीर्तन वगैरह के समय, तो उन्हें देवदासी कहते थे, सती प्रथा, विधवा विधवा प्रथा और लैंगिक भेदभाव, ये सारी स्थितियां देखने को मिली वहाँ पे। रहन सहन की अगर हम बात करें उस समाज का, तो मुख्य रूप से वो शाकाहारी समाज भी था और मांसाहारी समाज भी था। हालांकि जो शिकारी जीवन जीते थे, खाना बदोश जीवन, जो पाषाण काल के लोग, इन्होंने धीरे धीरे कृषि करना शुरू किया और कृषि के बाद ही शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ लोग पहले की तरह ही आज भी मांसाहारी थे, जो शिकार करते थे और शिकारों को खाते थे, फिर चाहे वो पशुओं के हों, जंतुओं के हों, जानवरों के हों, कुछ भी। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी इस प्रवृत्ति को बदला और खान पान की शैली में सुधार किया, जिसके अंतर्गत वो लोग एक प्राकृतिक भोजन करने लगे, जिसको हम लोगों ने शाकाहारी कह दिया। साथ ही साथ यह लोग अपने साज सज्जा पर बहुत बल देते थे। जैसे आज देखोगे लड़कियां नेल को जो है कि क्या कहते हैं, नाखूनों को लंबे कराने जाती हैं, उनको जो है कि थोड़ा नेल पॉलिश वगैरह या अपना ब्यूटी प्रोडक्ट लगाना, और हेयर को जो है कि बालों को केराटिन कराना, बुटॉक्स कराना, ये सारी चीज़ें। लड़के जो है कि लड़के भी आजकल क्लीन अप करा रहे हैं, बहुत डिटैन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेयर कटिंग, कलर वगैरह। तो कहने का मतलब है कि साज सज्जा पर भी वो लोग बल देते थे, और मनोरंजन के साधन के रूप में उस समय पासा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, पशु पक्षियों की आपस में लड़ाई कराते थे, शिकार करना, नौका विहार करना, ये सभी गतिविधियां चलती थी। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे कि अंत्येष्टि की बात करें, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो हम उसे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार उसके शरीर को जला देते हैं और उसकी राख को, अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं पवित्र नदियों में। ठीक, अगर हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करें, मुस्लिम धर्म की, तो उसमें मृत्यु होने के बाद या इंतकाल होने के बाद सामान्यतः उसके शरीर को क्या करते हैं, दफना दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से अंत्येष्टि की कुछ प्रावधान थे, जिसमें 2 प्रकार के अंत्येष्टि की बात होती थी। जैसे एक होती थी समाधिकरण, या तो पूरी तरीके से या फिर आधे तरीके से, और दूसरा होता था अग्निदाह। कहने का मतलब हो गया कि पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, अर्थात लोगों के मृत्यु होने के बाद जमीन में खोद के उसे पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म भी प्रचलित था कि कहीं कहीं कुछ उसके बॉडी के पार्ट्स को जो है कि जला दिया गया और कुछ बॉडी के पार्ट्स को दफना दिया गया।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक वर्ग भी था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन का कोई प्रमाण तो देखने को नहीं मिला। समाज में मात्र सत्तात्मक स्वरूप मौजूद था और हड़प्पाई समाज में विभिन्न प्रजातियां भी मौजूद थी, जैसे भूमध्य सागरी जो कि सर्वाधिक संख्या में पाई जाती थी प्रजाति मनुष्यों की। फिर उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थी, मंगोलाइड भी थी और अल्पाइन भी थी। अल्पाइन जो सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती थी, मंगोलाइड जो सामान्यतः चीन और बांग्ला मतलब म्यांमार या आसियान देशों में, जिनके माथे चपटे होते थे, आंखें अंदर धसी हुई छोटी छोटी, ठीक है, और नाक छोटी छोटी होती थी, तो इस तरीके के लोगों को मंगोलाइड भी कह दिया जाता था। तो आपने देखा कि भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन चारों ही प्रकार की यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती थी। अब यहाँ तक की क्लास अगर आपने कर ली है, हालांकि अभी टॉपिक और बचे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसीलिए आप लगातार मेरी क्लासेस को आधे घंटे से अधिक देख चुके हैं। और इस तरीके का कंटेंट आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। किसी भी किताब में पढ़ोगे ना तो पूरी कहानी दी होगी, फिर वहां से आपको समराइज करना पड़ेगा चीज़ों को, और समराइज करके आप नोट्स बना पाओगे कि नहीं, कितनी समय दोगे, कितना मेहनत करोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। और मेरा मानना है कि अगर कोई भी अच्छा प्रतिष्ठान या कोई भी अच्छी संस्था, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग हो, अगर अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रही है तो आप उसको लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। आप जबरदस्ती अगर अपना समय लगा के नोट्स बना रहे हो कुछ ऐसे जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है या मेंस ओरिएंटेड, तो आई थिंक समय ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से आपको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बाकी चीज़ें आपके पास हैं और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पद्धति हम देख रहे थे अंतिम संस्कार की, इसमें मुख्य रूप से युग्मित समाधान, सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाण भी देखने को मिले लोथल से। युग्मित का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई पति मर गया तो उसके साथ एक उसकी महिला यानी जो पत्नी है उसके भी मतलब कि दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि पति जब मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती समाज के लोगों ने सती प्रथा करने के लिए मजबूर किया कि अब तुम्हारी सामाजिक स्थिति बहुत नंदनीय हो चुकी है, बहुत दयनीय हो गई है, बेहतर होगा तुम भी पति के साथ मर जाओ और तुम्हें भी हम दफना दें। साज सज्जा पर विशेष बल देती थी, मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। जैसे आज हम लोग अंगूठी धारण करते हैं, चैन धारण करते हैं, गले में मोटी मोटी चैन वगैरह और गोल्ड की ब्रेसलेट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यूज करते थे। तांबे के दर्पण, कंघी हाथी दांत से निर्मित होती थी, ये सब खुदाई मिले हैं। लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। सोचिए हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक भी लगाई जाती थी, जिसमें चनूदड़ों और हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स भी मिला है, मेकअप बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकअप बॉक्स कहते हैं। कपास से लोग परिचित थे और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। पासा, शतरंज बोर्ड जैसे लोथल से ये मनोरंजन के लिए प्रमाण मिले। और कब्रिस्तान जो कि हड़प्पा से, जिसे R37 कहा गया, जहां पर आपके समाधान की बात होती थी, पूर्ण समाधान यानी पूरे शरीर को दफना दिया जाता था। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि लिपि। लिपि क्या थी? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम कुछ ऐसे इतिहास को पढ़ते हैं जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक, जहां पर लिपि तो मौजूद है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हड़प्पा की लिपि, मुख्य रूप से चित्रों का प्रयोग किया गया उसमें, तो ऐसा लगता है कि चित्रों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं चित्रात्मक लिपि। और इस लिपि के माध्यम से हम इसे पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिपि मौजूद है। और इसीलिए जैसे आप देखोगे कि कुछ मोहर हो गई, ताम्रपत्र हो गए, मृदभांड हो गए, एवं लिपि के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब लिपि के साक्ष्य में अगर आप देखोगे तो मुख्य रूप से लिपि को पढ़ा नहीं गया अभी तक, क्योंकि ये चित्रात्मक है और सर्वाधिक प्रचलित जो चिन्ह है वो यू आकार का है। मछली का चित्र भी सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। धौलीवीरा से एक गेट मिला है जिस पर अंकित बोर्ड पर लिपि के साक्ष्य मिले। एक चित्रों का पर्टिकुलर एक क्रम देखने को मिला, जैसे मान लीजिए कि एक ये गेट है तो यहाँ पर ऊपर कुछ एक चित्रों का पर्टिकुलर एक क्रम देखने को मिला है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं चित्रों के रूप में कुछ भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मोहरे की बात करेंगे, मोहर की बात, तो सामान्यतः तांबे और सेलखड़ी से निर्मित होती थी। किससे? तांबे और सेलखड़ी से, जो आयताकार भी होती थी और वर्गाकार भी होती थी। आयताकार जिस पर केवल लिपि देखने को मिलती थी, लेकिन वर्गाकार जिस पर लिपि के साथ पशु के अंकन भी देखने को मिलते थे, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रचलित मोहर मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है उसमें पशुपति शिव की आकृति देखने को मिली है। अब जैसे जो आयताकार लिपि रहेगी, मोहर रहेगी, उस पर केवल लिपि लिखी रहेगी, लेकिन जो वर्गाकार रहेगी उस पर लिपि और पशुओं का अंकन भी रहेगा। तो जो मोहनजोदड़ो से आपको मोहर मिली है जिसपे पशुपति शिव की आकृति है, दाईं ओर हाथी और बाघ है उनके, बाईं ओर भैंस और गैंडा है, पैर के पास 2 हिरन है, तो टोटल देखा जाए तो 6 जानवरों के चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। और मोहरों पे जो सर्वाधिक
संख्या में एक सींग वाले पशु का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है। धातु कला के विकास की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ताम्र पाषाण कला सभ्यता के बाद डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं तांबे का यहाँ प्रयोग ज्यादा हो रहा है। लेकिन टिन को आयात जब किया जाता था अफगानिस्तान से, तो इन दोनों के मिश्रण से कांसे का निर्माण किया जाता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का एक नया नाम है क्या, कांस्य निर्मित सभ्यता या कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, सिंधु नदी के आसपास से सिंधु की जो सहायक नदियां थी उनके आसपास इनका विकास होने की वजह से इनको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मुख्य रूप से आप देखोगे सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से झेलम को देख सकते हो, चिनाब को देख सकते हो, सतलज को देख सकते हो, ब्यास को देख सकते हो, रावी को देख सकते हो। और ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पाकिस्तान क्षेत्र में भी आती हैं। सिंधु नदी के सब सभी सहायक नदियां हैं, तो इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्थल की खुदाई के प्राप्त हुए साक्ष्य वो थे हड़प्पा के। सबसे पहले जब खुदाई हुई तो हड़प्पा के सभ्यता साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का निर्माण किया गया, इसलिए इसको कांस्य निर्मित सभ्यता भी कहते हैं। और कांसे की यहाँ पर एक मूर्ति भी देखने को मिलती है जो एक नर्तकी की रहती है, एक लेडीज की, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और ये द्रवी मोम विधि से बनती है, जिसको हम लोग वैक्स मेथड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वैक्स मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि क्या हड़प्पा वासियों को कपास का ज्ञान था? यस। तांबे का ज्ञान था? यस। टिन का ज्ञान था? यस। लोहे का ज्ञान था? नो। क्योंकि लोहे का ज्ञान दोस्तों वैदिक सभ्यता के बाद शुरू होगा, मुख्य रूप से महाजनपद के काल में। जब महाजनपदास जो है कि डेवलप होते हैं, बौद्ध धर्म का उदय होता है, मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, तो वहाँ पे लोहे का प्रयोग बढ़ने लगता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि लोहे के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगर वो टॉपिक आएगा, या फिर उसके और अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब जरा बात करते हैं कि वो लोग, अगर आप देखोगे कि सोना, चांदी, टिन, तांबा, इन सभी धातुओं से परिचित थे। मैंने बताया भी था कि तांबा तो स्थानीय रूप से यहाँ भारत में मिल रहा था, लेकिन सोना, चांदी और टिन को वो लोग आयात करते थे। मृण मूर्तियों की बात करेंगे, जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी, उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियों की, मतलब मिट्टी की जो मूर्तियां थी वो मिली हैं। और इनका उपयोग मुख्य रूप से खिलौने और धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था। पशु आकृति में सर्वाधिक संख्या में कुबड़ वाले सांड की जो है कि आकृति देखने को मिली, जिसे सामान्यतः पवित्र बैल माना जा रहा था। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक स्त्रियों की मूर्तियां देखने को मिली हैं, इसलिए इनको मातृ देवी की मूर्तियां भी माना गया। मनके की बात करेंगे। मनका जो बीड्स होते हैं, जो माला बनती है ना मोतियों की, उसे कहते हैं मनका। तो इससे संबंधित भी आपको जो कारखाना देखने को मिलेगा वो चन्हुदड़ों में मिलेगा, और मेड बाई कीमती पत्थर और सेलखड़ी, यानी कि सेलखड़ी और जो कीमती पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग गोमेद कह देते हैं, अलग अलग पत्थरों के नाम होते हैं, उनसे बीड्स बनते थे, अर्थात कि मनके बनते थे, मोती बनते थे। और वैज्ञानिक अगर हम ज्ञान की बात करें इनकी, तो इन्हें गणित का ज्ञान था, धातु विज्ञान का ज्ञान था, तभी तो ये तांबा और टिन को मिला के कांसे का बना रहे थे। सोने चांदी का इन्हें ज्ञान था। माप तौल की इनके पास प्रणाली भी थी, आयताकार और साथ ही साथ जो है कि वर्गाकार मुहरें भी थी, और हाथी के दांत के ये बाट भी यूज करते थे माप के लिए। मौसम विज्ञान की जानकारी भी रखते थे, भवन निर्माण की जानकारी रखते थे, ईंट के निर्माण की जो पक्की हुई ईंटें थी, धातु सामग्री निर्माण, जल निकास की पद्धति, जल संरक्षण प्रणाली में भी वैज्ञानिकता देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक वैज्ञानिक ज्ञान भी देखने को मिलता है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर देखते हैं विशेषता के रूप में। जैसे हम लोगों ने राजनीतिक विशेषता देख ली, आर्थिक विशेषता को देखा, आर्थिक विशेषताओं में कई सारे प्रोविजंस देख लिए। फिर हम लोगों ने इसके साथ क्या देखा, एक सामाजिक विशेषता देखी कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, व्यापार की स्थिति कैसी थी, समाज में क्या क्या सुधार हो सकते थे। और अब हम डी नंबर यानी 4th नंबर पे हम धार्मिक विशेषताओं की बात करेंगे, और इसके बाद हम इस सभ्यता के पतन होने की बात करेंगे, और इसके साथ आज के इस लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे
कि धार्मिक विशेषताओं में मुख्य रूप से यहाँ पे मूर्ति पूजा का प्रचलन तो था, लेकिन कोई मंदिर नहीं था। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मंदिरों का प्रचलन शुरू होता है वो गुप्त वंश में सबसे पहले शुरू होता है। इससे पहले आपको चाहे वो मौर्य साम्राज्य देख लो, मौर्योत्तर साम्राज्य देख लो, वैदिक पीरियड्स देख लो, हड़प्पा सभ्यता देख लो, पाषाण काल देख लो, ताम्र पाषाण काल देख लो, महाजनपद देख लो, बौद्ध धर्म देख लो, जैन धर्म देख लो, यहाँ पर कहीं भी आपको मंदिर के प्रमाण नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने चैत्य पढ़ा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो मैं आपको बता दूं कि चैत्य बौद्ध और जैन धर्म के पूजा स्थल हुआ करते थे, लेकिन उनको मंदिर नहीं कहा जाता था, उनको चैत्य कहा जाता था। मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जिसके पहले प्रमाण आपको गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। उससे पहले के काल में चाहे वैदिक सभ्यता हो, महाजनपद काल हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, कहीं पर भी मंदिर के प्रमाण नहीं थे। लेकिन धार्मिक विशेषता के तौर पे हमें हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रचलन देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई जगह हमें मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई देखने को मिली हैं, जिसमें स्त्रियों की मूर्तियां ज़्यादा मानी जा रही हैं, और इसे हम मूर्ति पूजा का भी समर्थक कह सकते हैं। क्योंकि मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, पशुपति शिव की उपासना प्रचलित थी, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा भी प्रचलित थी, और साथ ही साथ कालीबंगा से आपको अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें हवन वगैरह किया जाता था, यानी अग्नि पूजा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि प्राकृतिक स्तर पे जो हम पूजा आज भी करते हैं, जैसे आज हम भगवान शिव के साथ साथ शिवरात्रि और नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाने का प्रयास करते हैं। वृक्ष पूजा में आप नीम की पूजा करते हो, वट की पूजा करते हो, जो शादीशुदा महिलाएं होती है वट पूजा करती है ना, वट वृक्ष की पूजा करती है। पीपल की पूजा की जाती है, पीपल को वासुदेव भगवान का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही साथ हम जल पूजा में गंगा जी की पूजा करते हैं, और जो छठ का पर्व होता है उसमें जो है कि गंगा जल से जो है कि अर्घ दिया जाता है, यमुना जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे पवित्रता की बात कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक घटकों की भी हम पूजा पाठ करते थे। अगर हम बात करें मोहर पर बलि प्रथा के साक्ष्य देखने को मिले, जैसे अंधविश्वास, जादू टोने को सूचित करना, ठीक है, पारलौकिक जीवन में आस्था, जो कि कब्र में मिली सामग्री जो होती थी, इससे यह पता चलता है कि पारलौकिक जीवन में भी आस्था थी। जैसे उस व्यक्ति की जो पूजा पाठ करने के सामान होते थे, या उससे संबंधित जो निजी सामान होते थे, जो व्यक्ति मर जाता था उससे संबंधित हम उनके सामानों को भी वहां पे दफना देते थे, कि ताकि वो जो परलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वहां पर अपने इन सामग्रियों का प्रयोग कर सकेगा। ये ऐसे प्रमाण देखने को मिले हैं। तो ये तो दोस्तों आपने पढ़ लिया मेरे साथ पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्या इनकी विशेषताएं थी, कैसे नगरीय सभ्यता थी, क्या क्या इनकी मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। 1750 बीसी में आते आते जो सभ्यता 2350 में ताम्रपाषाण कालीन के बाद धीरे धीरे फलने फूलने लगती है, लगभग 600-700 सालों के बाद कैसे यह अपने पतन की ओर बढ़ जाती है। भाई इसके पीछे क्या रीज़न थे, तो इनको हमें सबसे पहले समझना है। क्या समझेंगे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता के लिए माना जा रहा है कि नगरीय चरण की यहाँ पे समाप्ति होती है, और वस्तुतः सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश करती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, ताम्रपाषाण की अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण एक ग्रामीण संस्कृति थी दोस्तों। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में ग्रामीण होने के साथ साथ नगरीय सभ्यता के भी प्रमाण देखने को मिले। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, यह दोबारा जो है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रामीण चरण में यह व्यवस्था प्रवेश करने लगती है, और इसको कई सारे इतिहासकार उत्तर हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं, यानी हड़प्पा के बाद वाली सभ्यता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 1750 से लेकर लगभग 1500 बीसी तक पहुंचोगे, तो इस दौरान आपको 250 वर्षों का इतिहास जो मिलेगा, 250 वर्षों का इतिहास, वो एक ग्रामीण संस्कृति से युक्त मिलेगा। क्योंकि 1500 बीसी में सबसे पहले वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक होता है। तो भाई 1750 से लेकर 1500 के बीच का जो 250 साल का वर्ष था, वो ग्रामीण विकास का था। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे दो सिद्धांत होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसके कोई प्रमाणित प्रमाण नहीं है, क्योंकि कई बार माना जाता है कि भारत में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ है, और आर्यों का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, और इसीलिए वैदिक सभ्यता को श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभ्यता माना जाता है, जिसमें ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की जो है कि बात की जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम को भी आर्य पुत्र कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठ के पुत्र, अर्थात एक सम्मानित व्यक्ति के पुत्र कहा जाता है। लेकिन
इनका जो आगमन हुआ था दोस्तों 1500 बीसी में हुआ है, जबकि हड़प्पा का पतन हो गया 1750 बीसी में। तो ये जो 250 सालों का अंतर है, ये कैसे सिद्ध कर देगा कि आर्य आ चुके थे? ऐसा तो है ही नहीं। इसके बाद आप देखोगे दूसरा जो सिद्धांत है वो है पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत, जिसमें बताया जाता है कि बाढ़, सूखा, भूकंप या प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और बढ़ती जनसंख्या, नदियों के मार्ग में परिवर्तन आदि के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन का विकास हुआ, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन होने से प्रोडक्शन में कमी आने लगी, उत्पादन में, शिल्प व्यापार सीमित हो गए, जिससे नगरों का पतन हुआ और खाद्यान्न का संकट बढ़ गया और कृषि आधार मुख्य बिंदु थी सभ्यता का, जिससे इसका पतन होने लगा और सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश करके, जिससे उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसमें झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई चनूदड़ों में, 12 संस्कृति विकसित हुई पंजाब में। और इसी तरीके से जब 250 वर्ष बीत जाते हैं तो 1500 बीसी में आपको देखने को मिलती है क्या? आपको 1500 बीसी में ऋग्वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। तो आपने झूकर झाकर जो संस्कृति पढ़ी होगी चनूदड़ों में, वो उत्तर हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमने सब चीजें पढ़ ली, लेकिन क्या वर्तमान में आज भी हड़प्पा सभ्यता की प्रासंगिकता है? और मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आप देखोगे तो 2023, 2022, 2021, 2020 4 साल लगातार हड़प्पा से प्रश्न पूछे गए। आरओ में भी आप देख सकते हो, प्रीलिम्स मेंस में, इवन कि यूपी पीसीएस मेंस में देख लो, हड़प्पा सभ्यता से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया ना, इतना अगर आप ठीक से रट लोगे, ठीक से तैयार कर लोगे, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये काम आ जाएगा। और अगर ये पीडीएफ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ डिस्प्ले पर, 8527594636। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से कांटेक्ट करके इसकी पीडीएफ को बाई कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में रखी गई है, या फिर आप अदर सब्जेक्ट की भी प्री प्लस मेंस के नाम से आप इसे बाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं सभ्यता के महत्व की बात करें कि आज भी हमें क्या क्या गतिशीलता देखने को मिल रही है। जैसे इसके तत्व परवर्ती काल में भी दिखाई देते हैं, जिन्हें सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिससे हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। जैसे भारतीय नवजीवन में आज भी मौजूद है मातृ देवी की उपासना। आज हम काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं ना, हर प्रकार की। पशुपति शिव की उपासना भी करते हैं हम लोग, नाग पूजा करते हैं, जल पूजा, अग्नि पूजा। अर्थात ये जो है हजारों सालों से इस परंपरा को हम आज भी जीवित रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति की जीवंतता ये दिखाती है। सभ्यता में एक योगी की मूर्ति भी मिली है जो योग के प्रचलन को दर्शाती है, और आज भी 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। आभूषण धारण करते थे पुरुष और महिलाएं, केस श्रृंगार करते थे, और आज भी महिला और पुरुष बहुत सारे जो है कि ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, गोल्ड वगैरह यूज कर रहे हैं। मनोरंजन के साधन के तौर पे पासा, शतरंज आज भी मौजूद है। सवाधान और अग्निदाह भी आज मौजूद है। भाई अग्निदाह को हिंदू धर्म के लोगों ने करना शुरू कर दिया, और सवाधान यानी दफनाने की पद्धति को मुसलमान लोगों ने शुरू कर दिया। तो आज भी तो ये परंपरा चली आ रही है। यह सभ्यता समकालीन सभ्यता, जो कि मिस्र की सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इनसे अलग थी, क्योंकि इन सभ्यताओं के तत्व आज निरंतरता के साथ जीवित नहीं है। लेकिन आज भी हड़प्पा सभ्यता के जो तत्व है वो आज भी निरंतरता के साथ जीवित है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जिन तत्वों की खोज पहली बार की, वो आज भी जो है कि हमें देखने को मिलती है। आपके घरों में जब पूजा होती है दोस्तों, तो एक स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है। स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है जो कि भगवान वासुदेव को माना जाता है, विष्णु को समर्पित। मैं आपको बता दूं कि इस चित्र का भी, यानी इस चिन्ह का भी जो प्रमाण मिलता है वो हमें हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। तो सोचिए आज भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं पूजा पाठ के स्थलों पर। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इनकी गतिशीलता, निरंतरता और प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। तो ये तो थी आज की क्लास आपकी, और कल से हम लोग करेंगे बीसी के बारे में, समझेंगे, अर्थात बिफोर कॉमन इरा के बारे में, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे और एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ तक आके पूरी क्लास को सुना है आपने, तो नो डाउट वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों, क्योंकि ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस और आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज चलाई जा रही है।
अगर आप चैनल पे लगातार बने रहते हैं, लगातार आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो आपको जुलाई लास्ट तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाली है, जो पूरी तरीके से केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड नोट्स होंगे, जिसे आप पढ़ के डायरेक्टली आंसर राइटिंग करके आ सकते हो और वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। वो नोट्स मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार कर रहा हूँ। हालांकि अच्छी चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो तैयार हो जाएगा ना, तो आप किसी भी किताब को पढ़ लेना और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उन नोट्स को पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।